एक छोटा सा गांव मंडोवी, अल्जीरिया के पास। साल 1913 और तारीख 7 नवंबर। एक औरत दर्द से करा रही है और कुछ ही देर में एक बच्चे की पहली चीख गूंजती है। कोई नहीं जानता कि यह बच्चा अल्बर्ट कामू बड़ा होकर पूरी दुनिया के सामने एक ऐसा सवाल रखेगा जिससे कोई इंसान बच नहीं सकता। अगर जिंदगी का कोई मतलब नहीं तो हम सुबह उठते ही क्यों हैं? लेकिन अभी वो सवाल दूर है। अभी सिर्फ वो एक बच्चा है और एक जंग जो उसके पैदा होते ही शुरू हो जाती है। पहला विश्व युद्ध जो कि अपने चरम पर है। अल्बर्ट के पिता लुसिन, जो कि एक अंगूर के बाग में मजदूरी करके घर चलाते हैं, वो मोर्चे पर भेजे जाते हैं। कुछ महीनों बाद एक चिट्ठी आती है और लुसिन कामू कभी वापस नहीं लौटते। अल्बर्ट तब 1 साल के भी नहीं थे। उन्होंने कभी अपने पिता की आवाज़ तक नहीं सुनी, कभी उनका चेहरा याद नहीं रख पाए। घर में अब सिर्फ एक माँ बचती है, कैथरीन, जो लगभग बहरी है, जिसने कभी अक्षर नहीं पहचाना। अल्जीयर्स के एक तंग गरीब मोहल्ले में एक कमरे का घर, जहाँ खाने के लिए मोलभाव होता है, जहाँ सर्दियों में कंबल कम पड़ जाते हैं। छोटा अल्बर्ट अपनी माँ को चुपचाप बैठे देखता है। वो कम बोलती है, समझती ज्यादा है, और यही खामोशी बच्चे के भीतर उतर जाती है। एक ऐसी खामोशी जो आगे चलकर उसकी हर किताब में लौट कर आएगी। बाहर गली में एक और लड़ाई चल रही है, जिसे कोई हथियार से नहीं लड़ता, पर जिसे हर कोई महसूस करता है। फ्रेंच लोग ऊंचे मोहल्लों में बड़े घरों में रहते हैं और अरब अल्जीरियन लोग हाशिए पर, दूसरे दर्जे के नागरिक की तरह जीते हुए अपनी ही जमीन पर। अल्बर्ट दोनों दुनियाओं के बीच खड़ा है। स्कूल में फ्रेंच बोलता है और गली में अल्जीरियन जिंदगी जीता है। और हर दिन एक सवाल उसके भीतर गहराता जाता है, इंसाफ आखिर होता क्या है और किसके लिए होता है? एक गरीब बच्चे के लिए इस हालत से निकलना करीब करीब नामुमकिन हो जाता था, और ऐसा माना भी जाता है। स्कूल तक पहुंचना ही उसके लिए एक लड़ाई थी। आगे बढ़ना तो दूर की बात है। पर एक दिन क्लास में एक टीचर, लुई जर्मेन, इस बच्चे की कॉपी पर नजर डालते हैं और थोड़ी देर के लिए ठहर जाती हैं। उन्हें कुछ दिखता है जो बाकी किसी को नहीं दिखा। जर्मेन खुद पैसे लगाकर, खुद वक्त निकालकर कामों को एक स्कॉलरशिप तक पहुंचाती हैं। एक दरवाजा जो बंद होना तय था अचानक खुल जाता है। बरसों बाद जब स्टॉकहोम में एल्बर्ट कामू को नोबेल पुरस्कार से नवाजा जाता है, तो वो माइक के सामने खड़े होकर अपने परिवार का नाम नहीं लेते। वे लिखते हैं एक खत अपने उसी टीचर को, आपके बिना, आपके उस मदद भरे हाथ के बिना ये सब कभी नहीं होता। एक गरीब मोहल्ले का बच्चा, दुनिया के सबसे बड़े सम्मान तक, और बीच में सिर्फ एक इंसान का भरोसा। ये काफी दिलचस्प और हैरान करने वाली बात है। पढ़ाई के दौरान कामू की मुलाकात कुछ किताबों से होती है जो उसकी सोच की जमीन हिला देती है। दोस्तोयेवस्की के किरदार जो भगवान और नैतिकता से जूझते हैं, नीत्शे के शब्द जो हर पुरानी मान्यता पर सवाल उठाते हैं। कामू इन्हें पढ़ते हुए रातें जगाता है और उसके भीतर एक नई बेचैनी जन्म लेती है, अस्तित्व को लेकर, जिंदगी के होने या ना होने को लेकर। और तभी जब सब कुछ आगे बढ़ रहा होता है, शरीर धोखा दे देता है। खांसी रुकती नहीं, बुखार उतरता नहीं, और डॉक्टर एक शब्द बोलता है जो उस दौर में लगभग मौत की सजा माना जाता था, कामू, तुम्हें ट्यूबरक्लोसिस हो चुका है। कामू की पढ़ाई अधूरी छूट जाती है, उसके दोस्त पीछे छूट जाते हैं। कामू खुद को एक कमरे में अकेला पाता है, अपनी सांसों की आवाज़ सुनते हुए और ये सोचते हुए कि शायद कल आए ही ना। पर इसी तन्हाई में कुछ टूटता नहीं, कुछ जुड़ता है। कामू यही सीखता है कि दुख को नकारने से वो कम नहीं होता, उसे स्वीकार करने से एक अजीब सी ताकत मिलती है। ये सबक जो उसने बीमार रहते हुए एक अंधेरे कमरे में सीखा था, ये किसी को नहीं पता था कि आने वाले हर एक किताब में ये उसकी जान बन जाएगा। ठीक होते ही कामू एक और मैदान चुनता है, कलम का मैदान। अल्जर रिपब्लिकन नाम के एक अखबार में वो लिखना शुरू करता है, और अब उसकी कलम का कोई डर नहीं।
वो सीधा लिखता है अल्जीरियन मजदूरों की भूख के बारे में, कोर्ट रूम में होने वाले झूठे फैसलों के बारे में, कॉलोनियल सत्ता की उस नाइंसाफी के बारे में जो उसने बचपन से देखे थे। हर आर्टिकल के साथ खतरा बढ़ता है, लेकिन कामू पीछे नहीं हटता। और इसी उथल पुथल, इसी लगातार टकराव के बीच एक विचार आकार लेने लगता है। कामू बैठता है, लिखता है, काटता है और फिर लिखता है, और आखिरकार एक शब्द ढूंढ लेता है जो उसकी पूरी सोच को समेट देता है। और वो शब्द था एब्सर्ड। वो कहता है जिंदगी में कोई तयशुदा मतलब नहीं है। इंसान हर पल एक जवाब मांगता है, मैं यहाँ क्यों हूँ, इसका क्या फायदा है। और दुनिया ठंडी, खामोश, कभी कुछ नहीं बोलती। यही खाई है इंसान की जिद और दुनिया की चुप्पी के बीच की खाई, और इसी खाई का नाम है अब्सर्ड। इसी बात को समझाने के लिए कामो एक पुरानी कहानी उठाता है। यूनान का एक राजा सिसिफस, जिसे देवताओं ने एक सजा सुनाई है। एक विशाल भारी चट्टान को पहाड़ की चोटी तक ढकेलना होगा, अकेले, बार बार। हर बार जब सिसिफस चोटी के करीब पहुंचता है, हाँफते हुए, पसीने से लथपथ, चट्टान उसके हाथों से फिसलकर वापस नीचे लुढ़क जाता है, और सिसिफस को फिर नीचे उतरना पड़ता है और फिर से शुरू करना पड़ता है, और ये कभी खत्म नहीं होता। कामू पूछता है, क्या सिसिफस एक हारा हुआ इंसान है? और फिर खुद जवाब देता है, नहीं। जिस पल सिसिफस उस पहाड़ के नीचे उतरता है, जानते हुए कि चट्टान फिर लुढ़केगी, वो फिर भी चलता है। अपनी सजा को पूरी तरह जानते हुए भी उसे स्वीकार करके उसी पल वो अपनी सजा से बड़ा हो जाता है। कामू लिखता है, हमें सिसिफस को खुश समझना चाहिए। हार मानने की जगह स्वीकार करके जीत लेना, यही रास्ता है। अब ये विचार सिर्फ कागज पर नहीं रहते, कामू इन्हें किरदारों में जिंदा करता है। उसका पहला उपन्यास द स्ट्रेंजर, किरदार है मर्सो। कहानी की पहली लाइन में ही खबर आती है, आज माँ मर गई, और मर्सो रोता नहीं। अंतिम संस्कार में वो चुपचाप खड़ा रहता है, बिना आंसू के, और यहीं से समाज उसे शक की नज़र से देखना शुरू कर देता है। आगे चलकर एक तपती दोपहर में समुद्र किनारे मर्सो एक अजनबी को गोली मार देता है, बिना किसी ठोस वजह के, सिर्फ सूरज की तेज रोशनी की वजह से। कोर्ट में मुकदमा शुरू होता है, पर धीरे धीरे साफ हो जाता है कि जज और वकील उसे उस हत्या के लिए नहीं आंक रहे। वो तो उसे बस इसलिए सजा दे रहे हैं क्योंकि उसने अपने माँ के अंतिम संस्कार पे आंसू नहीं बहाए। समाज उसे माफ नहीं कर सकता क्योंकि वह झूठा शो दिखाने से इनकार करता है। कामों के लिए मरसो हारा हुआ नहीं, बल्कि सबसे ईमानदार किरदार है, जो अपनी सच्चाई की कीमत मौत देकर चुकाता है, पर झूठ नहीं बोलता। फिर कामू एक और मैदान चुनता है, द प्लेग। अल्जीरिया के एक समंदर किनारे शहर ओरान में चूहे मरने लगते हैं, और फिर लोग, महामारी फैल रही है। पहले शहर के लोग इसे अफवाह समझते थे, फिर मजाक, फिर एक भूल जिसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। पर जैसे जैसे लाशों की गिनती बढ़ती है, दरवाजे बंद होने लगते हैं, शहर सील हो जाता है, और अब भागने की कोई जगह नहीं बचती। इस बंद घुटते शहर के बीचों बीच खड़ा है डॉक्टर रियू। वो जानता है उसकी जीत की कोई गारंटी नहीं, कि शायद वो खुद भी बच पाए या नहीं। फिर भी वह हर सुबह अपना बैग उठाता है और मरीजों के दरवाजे खटखटाता है। कामू यहाँ एक शब्द रखता है, सॉलिडेरिटी, वो डोर जो अजनबी को भी साथी में तब्दील कर देती है। कामू का इशारा साफ है, अकेला इंसान अंधेरे से हार जाता है, पर जब लोग हाथ जोड़ लेते हैं, अंधेरा उतना डरावना नहीं रहता। अब कामू एक और कदम आगे जाता है अपनी किताब द रिबल में, और एक सीधा सवाल पूछता है कि अगर जिंदगी बेमतलब है तो इंसान चुप क्यों नहीं बैठ जाता, आत्महत्या क्यों नहीं कर लेता? और जवाब है विद्रोह। इंसान अपनी बेमतलबता को पूरी तरह जानकर भी खड़ा रहता है, अपने आदर्शों के लिए, अपनी तथाकथित गरिमा के लिए। ये गुस्सा नहीं है, ये एक चुनाव है, चुप न रहने का चुनाव। और अब ये विद्रोह कामों की किताबों से निकलकर उसकी असल जिंदगी में जा रहा है। उसने अपनी जिंदगी में उन सभी विद्रोहों को उतार लिया है। दूसरा विश्व युद्ध छिड़ चुका है, नाजी फौजें फ्रांस में घुस आई हैं, फांसीवाद जो इंसान की आज़ादी को कुचल देता है, कामों के हर विश्वास के मुंह पर तमाचा है। वो चुप नहीं बैठता, एक भूमिगत अखबार शुरू करता है और उसका नाम रखता है कॉम्बैट।
हर अंक छापना जान जोखिम में डालना है। पकड़े जाने का मतलब है सीधा गोली, पर कामू छापता रहता है। फ्रेंच रेजिस्टेंस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध खत्म होता है, फ्रांस आज़ाद होता है, पर कामू की लड़ाई खत्म नहीं होती। अब एक नया दुश्मन खड़ा है, या यूं कहें पुराना दोस्त जो दुश्मन में बदल रहा है। और वो दुश्मन है साम्यवाद, जो बराबरी का वादा लेकर आया था। कामू के करीबी दोस्त जहाँ पॉल सात्र इस विचारधारा के साथ खड़े हैं, पर कामू को वो सब दिखता है जो बाकी लोग नजरअंदाज कर देते हैं। आजादी के नाम पर एक नई तानाशाही जन्म ले रही है। कामू खुलकर लिखता है इस विचारधारा के खिलाफ, और इसकी कीमत भारी है। सार्त्र और कामू की दोस्ती, जो कभी पेरिस के कैफे में घंटों बहस से जुड़ी थी, अब सरेआम टूट जाती है। अखबारों में एक दूसरे पर हमले होते हैं, दोस्त दुश्मन बन जाते हैं, और कामू अकेला पड़ जाता है, अपने ही हलके में, अपने ही लोगों के बीच। पर वो अपनी बात से नहीं टूटता, ना अपनी बात से हटता है। उसका मानना साफ है, कोई भी विचारधारा जो अपने मकसद के लिए इंसान की आज़ादी को चलती है, वो गलत है, चाहे वो कितना भी सुंदर वादा क्यों ना करे। इस पूरी यात्रा में एक आखिरी सवाल कामू के सामने खड़ा रहता है, हमेशा। सही और गलत का फैसला कौन करेगा? अगर कोई भगवान नहीं, कोई किताब नहीं, तो कामू का जवाब है इंसान खुद। अगर जिंदगी वाकई बेमतलब है, तो हर फैसले की जिम्मेदारी, हर नैतिक चुनाव का बोझ इंसान को खुद उठाना होगा, बिना किसी बाहरी सहारे के। और ये सबसे मुश्किल रास्ता है, क्योंकि यहाँ कोई तैयार जवाब नहीं मिलता। अल्बर्ट कामू का पूरा जीवन एक के बाद एक जंग का सिलसिला रहा। गरीबी के खिलाफ, बीमारी के खिलाफ, कॉलोनियल नाइंसाफी के खिलाफ, फांसीवाद के खिलाफ, और आखिर में अपने ही सबसे करीबी दोस्त की विचारधारा के खिलाफ। हर बार वो हार सकता था, हर बार उसके पास चुप बैठने की वजह थी, पर हर बार उसने वही किया जो सिसिफस करता है, चट्टान को फिर उठाया। आज भी वो सवाल वही खड़ा है, जहां एक बच्चा उसे मंडोवी की गलियों में महसूस करता था। अगर जिंदगी का कोई तय मतलब नहीं, तो हम उसे जीते किस लिए हैं? कामू का जवाब आसान नहीं, पर ईमानदार है। मतलब कहीं बाहर से नहीं आता, मतलब वो है जो हर सुबह, हर चुनाव में, और हर बार चट्टान उठाकर हम खुद बनाते हैं। और शायद इसीलिए पहाड़ के नीचे उतरता हुआ सिसवस अपने चट्टान की तरफ फिर से बढ़ते हुए मुस्कुरा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में, एक नए विचारक के साथ। मेरा नाम है सिद्धार्थ, और आप सुन रहे थे तत्तुरीन। धन्यवाद।